कभी कभी हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमारा हृदय और मन तो सत्य बोलना चाहता है, परंतु किसी के भय के कारण या हमारा मन ऐसा सोचता है कि हमारे सत्य बोलने से किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी और हम सत्य नहीं बोल पाते। तो फिर सत्य है क्या? सत्य तो वह तथ्य है जिसे आप निर्भयता से किसी के बिना डरे आप उसे प्रकट करते हो, अर्थात निर्भयता ही सत्य का दूसरा नाम है। हो सकता है आपको ताक्षणिक तथ्य को निर्भयता से प्रकट करने के पश्चात आपको ताक्षणिक उससे हानि प्राप्त हो, परंतु भविष्य में ये आपको निश्चय ही आनंद में ही। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भंबोले एकेडमी। आई एम दीपक सैनी, फिजिक्स फैकल्टी, एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ discussion is kinematic. This is the very first lecture of the kinematic, and in which we will discuss the basic concept of the kinematics, that is the distance and the displacement. Also we will try to initially, before the discussion of the distance and displacement, we will go to the basic definition which will be used in kinematics. That is, first of all, सबसे पहले आप heading डालिए बेटा, what is kinematics? Kinematics. What is kinematics? तो what is the kinematics definition लिख लीजिए। Kinematics is a branch of physics. Kinematics is a branch of physics in which we discuss the motion of object, but we don't discuss the cause of the motion. We don't discuss the cause of the motion, only we discuss the motion of the object. Kinematics में क्या करेंगे हम? केवल और केवल ऑब्जेक्ट की मोशन को हम कंसीडर करेंगे, उसके जो कारण हैं, उसके जो कॉज हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। वो कहाँ पे डिस्कस करेंगे? वो हम करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन जैसे चैप्टर में, जो आएंगे अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। क्लियर है के बाद? तो स्टार्ट कीजिए काइनेमेटिक्स से। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डिस्कस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वी डोंट कंसीडर द कॉज ऑफ द मोशन इन दिस चैप्टर। क्लियर है के बाद? दूसरी हेडिंग डालिए बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख ली। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट मे बी कंसिडर एज 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज with respect to which we observe the distance, the displacement, the velocity and the acceleration of the object, and this is called the frame of reference. ये frame of reference किस टाइप से हो सकता है? For example, मैं आपको frame of reference का example बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई कार है, आई बात समझ में? ये कार है और ये मूव कर रही है, दिस इज a road, है ना, इस सड़क पे मूव कर रही है इस तरीके से। यदि आप ग्राउंड खड़े हैं, आप ग्राउंड पे खड़े हैं और इसकी वेलोसिटी v है और मान लिया इसका एक्सेलरेशन कुछ a आगे की ओर है ना, वेलोसिटी v इस टाइप से आगे की ओर है। तो अगर जो आप इसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दिस ग्राउंड विच कैन बी कंसिडर एज 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी कंसिडर एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस वी आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ दिस कार A. ओके, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कार B है, इसके पीछे पीछे चल रही है। कार B बेटा क्या चल रही है? इसके इसे पीछे चल रही है। कोई पर्सन कार B के ऊपर बैठा है और कार A को ऑब्जर्व कर रहा है। जब पर्सन कार A, ये तो हो गया ग्राउंड, कोई पर्सन कार A की मोशन को कंसीडर कर सकता है ग्राउंड पे खड़े होकर के, और इसे C मान लेते हैं, और कोई पर्सन कार B पर जो इसके पीछे पीछे चल रही है तो भी इसे कंसीडर कर सकता है इसकी मोशन को। तो जब वो B से इसकी मोशन को देखेगा तो B क्या हो जाएगा बेटा? B वुड बी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड A वुड बी द ऑब्जेक्ट। क्लियर है क्या बात? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया, मान लेते हैं इसे, है ना। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2। तो ग्राउंड भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, कोई कार भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, कोई एरोप्लेन भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं
कि हम अर्थ पे हैं और अर्थ पे से यदि मून पे जाकर के हम अर्थ पे देखें, अर्थ को देखें, तो जो अर्थ पे जो पर्सन खड़ा है, जैसे मेरे को देख रहा है कोई, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा मून हो जाएगा। दूसरी बात, यदि हम मून पे किसी ऑब्जेक्ट को देखें और अर्थ से देखें, तो जो मून होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फ्रेम ऑफ, मून क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या मून पर जो कोई वस्तु है ऑब्जेक्ट हो जाएगी। और यदि हम ग्राउंड पे खड़े हैं यहाँ पर, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ हो जाएगा। सो व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नथिंग बट frame of reference is nothing but the with respect to which we observe the object, the motion of the object, velocity, acceleration, displacement, etc. ओके, ये होता है। तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है क्या बात? अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, ये हम बेसिकली डेप्थ में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ पे केवल हेडिंग डाल लीजिए, टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, ये डिस्कस करेंगे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, डिटेल में डिस्कस में करेंगे। क्लियर है क्या बात? ओके, सो काइनेमेटिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, रेस्ट एंड मोशन, है ना, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन। क्लियर है क्या बात? सो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? लिख लीजिए आप, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, नथिंग इज एब्सोल्यूट, कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता है। मतलब क्या है कि रेस्ट एंड मोशन में क्या है, जैसे आप एग्जाम्पल देख करके इसे समझिए। कैसे? मान लेते हैं एक ये कार है, ठीक है, और ये कार ए है और इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। आगे बात समझ में? ये सड़क पे जा रही है, मान लेते हैं। मान लिया बेटा ये कार बी है, ठीक है, और ये है, और ये भी कितने स्पीड से जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। समझने की कोशिश करना। और एक पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, मान लिया पर्सन सी है, और ये किस पे है बेटा, ग्राउंड पे है। क्लियर है क्या बात? दूसरा, एक पर्सन बी पे खड़ा हुआ है, क्लियर है क्या बात, और वो बी पे खड़ा हुआ है इस तरीके से। तो देखो, यदि कोई पर्सन ए पर इस तरीके से खड़ा हुआ है, तो ध्यान से देखना, अगर जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसे देखेंगे, यानी यदि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ग्राउंड हो जाएगा, और ए को देखेगा, तो क्या कहेगा कि भाई ए जो है आगे की ओर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, यही तो बोलेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस 1, द ए इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बट यदि कोई पर्सन कार बी पे उसके पीछे पीछे चल रहा है और दोनों की स्पीड क्या है बेटा, सेम है, तो वो क्या देखेगा कि ए जो होगा वो रेस्ट पे होगा बी के रेस्पेक्ट में, और बी कहेगा कि ए तो रेस्ट पे है मेरे रेस्पेक्ट में। यानी यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 मान लें इसे, है ना, यानी कार फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी मान लें, 2 मान लें, तो ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। क्लियर है क्या बात? यानी कि पर्सन सी के रेस्पेक्ट में पर्सन ए तो चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर से, जबकि बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पे है। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब कौन सा सही है, सी पर्सन सही बोल रहा है या बी पर्सन सही बोल रहा है? दोनों ही सही बोल रहे हैं। क्लियर है क्या बात? बोथ आर करेक्ट, बट द डिफरेंस इज ऑफ ओनली ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा होकर इसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ये कार बी पर खड़ा होकर के इसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। सो रेस्ट एंड मोशन आर नथिंग बट दीज आर रिलेटिव टर्म्स। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा वो चॉइस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यदि मैं देखूं, मैं और ये बोर्ड, मैं और ये पेन क्या है, एक दूसरे के रेस्ट पे हैं, लेकिन यदि मेरे को और इस पेन को कोई व्यक्ति मून से देखे, तो हमारी स्पीड कितनी होगी, जो अर्थ की स्पीड से चल रही होगी। यानी कि मेरे रेस्पेक्ट में ये पेन तो रेस्ट पे है, लेकिन मून के रेस्पेक्ट में ये पेन अर्थ की स्पीड से बहुत तेजी से भाग रहा है। तो विच इज करेक्ट,
Am I correct? Or the person which is watching this pen from moon is correct? Both are correct. The difference is only of the choice of frame of reference. Clear है क्या बात? तो rest and motion are what? These are relative terms. These are relative terms. लिख लो, these are relative terms. Nothing is absolute. Nothing is absolute. It depends upon choice of frame of reference. क्लियर है क्या बात? सो मेरे ख्याल से रेस्ट एंड मोशन आपको समझ में आना चाहिए. क्लियर है क्या बात? नेक्स्ट हेडिंग डालो आप बेटा. तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो इनिशियली आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, है ना. दूसरी बात लिखो, हेडिंग डालो आप नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर. क्लियर है क्या बात? तो बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होगा? देखो, मान लेते हैं ये हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड. इफ दिस इज ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको समझ में आना चाहिए, मैं ऐसा मान करके चलता हूं, है ना. ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है, ये जेड एक्स प्लेन है. मान लेते हैं स्पेस में कोई पॉइंट पी है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड है. यदि आप ओरिजिन को इस पॉइंट पी को मिला दें, क्लियर है क्या बात? तो ये जो वेक्टर होता है, ए वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट पी इन द स्पेस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. डेफिनेशन लिख लीजिए, दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं. वेक्टर जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट इन ए स्पेस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट. जैसे कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? इस केस में पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर, है ना. तो इसे ओपी लिख लेते हैं. OP वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप इज इक्वल टू वाई जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस जेड के कैप. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज आई जे के? व्हाट इज आई? इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. व्हाट इज जे कैप? जे कैप इज द यूनिट वेक्टर in y direction. What is k cap? Is the unit vector in z direction. Is it clear? Okay. So ये तो होता है पोजीशन वेक्टर. आगे बात समझ में. दूसरी बात, what is x, y and z? What is x? x is the, मैं यहाँ इधर लिख देता हूँ. What is x? x is the x coordinate of the point, y is the y coordinate and z is the z coordinate. Or x is the displacement in x direction, y is the displacement in y direction, z is the displacement in z direction. So these are the position vector. Clear है क्या बात? एक बार ध्यान से देख लो, ये पोजीशन वेक्टर होता है. आगे बात समझ में. ये पोजीशन वेक्टर होता है. सो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर. क्लियर है क्या बात? तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करा देता हूँ. कैसे कि मान लेते हैं हमारा x और y कोमा जेड, हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है. मान लिया कि x में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2 मीटर है. y में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 3 मीटर है. और z में जो डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं वो 5 मीटर है. क्लियर है कि बात? तो ये पॉइंट P हो गया. तो बेटा x में कितना हुआ? 2. y में कितना हुआ बेटा? 3. और z में कितना हुआ बेटा? 5. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा. और यदि आप ओरिजिन को इस पॉइंट से मिला देंगे तो बेटा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना लिखा जाएगा? 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप मीटर. क्लियर है क्या बात? मीटर. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इन द स्पेस. क्लियर है क्या बात? तो ये बात है. ठीक है. So these are the some basic definition in which the kinematics depends. तो इन जो बेसिक डेफिनेशंस है बेटा, इन डेफिनेशंस को आप क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे. आपकी शीट में भी दी हुई है, आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए. नेक्स्ट हेडिंग इज डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो पहले हम बेटा डिस्टेंस पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर्ड क्या होती है? देखो आप डायग्राम में देखो बेटा. मान लेते हैं इनिशियली कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट ए पर था
और वो घूमता घामता कहाँ पर आ जाता है बेटा, बी पर आ जाता है। क्लियर है क्या बात? पहले कहाँ पर था, ए पर, फिर कहाँ पे आ गया, बी पर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ ये है ना, सो व्हाट इज डिस्टेंस? द पाथ लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डेफिनेशन लिख लिए, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन, द लेंथ of path covered during the motion is called the distance। क्लियर है क्या बात? तो what is the distance? इस path length को ही हम क्या कहते हैं बेटा, distance कहते हैं। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके this is the distance। this is a, लिख लो बेटा, it is a scalar quantity। कैसे quantity है बेटा? this is a scalar quantity। दूसरी बात, इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर होता है। और जो इसका डायमेंशन है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है बेटा, डिस्टेंस है ना, मीटर लेंथ। तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, एल होगा। सो दिस इज द डिस्टेंस। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या बात? तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखो बेटा, डेफिनेशन लिख लो सबसे पहले। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, लिखो, डिस्प्लेसमेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन वेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू द फाइनल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू द फाइनल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसे, मान लेते हैं इनिशियली कोई पार्टिकल ए पर था और वो घूमता घामता कहाँ पर आ जाता है बेटा, बी पर आ जाता है। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो इनिशियली कहाँ पर था, ए, और बी फाइनली कहाँ पर है, बी पर। तो अगर जो मैं आपसे पूछूं ये R1 लिख दें, तो ए पर था इनिशियली, तो व्हाट इज ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू R1। तो R1 क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नहीं आई बात समझ में? व्हाट इज, अगर जो मैं फाइनल पोजीशन को ओ से, ओरिजिन से मिला दूं तो ये आ जाता है पोजीशन वेक्टर आता है, एंड दिस इज R2, दिस इज व्हाट, फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखाई आपको डिस्प्लेसमेंट की? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर को फाइनल पोजीशन वेक्टर से निकाल दो, तो यही वेक्टर क्या आएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। कभी कभी 9th और 10th में हमें डेफिनेशन सिखाई जाती है डिस्प्लेसमेंट की कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट हेयर for our convenient, because we have to solve also some numericals, so we will call what is displacement is nothing but line joining initial position vector to the final position vector is called the displacement vector। तो बेटा displacement vector इसका नाम R दे देते हैं हम। तो what is AB? AB is nothing but displacement vector। क्लियर है क्या बात? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्लियर है क्या बात? सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस थी पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये जो पाथ है ये तो क्या कहलाएगी बेटा, डिस्टेंस कहलाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या बात? अब वेक्टर मैथमेटिक्स से हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि क्या, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। कैसे बेटा, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर, ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी वैक्टर। ऐसे पढ़ा है ना? तो बेटा ओ ए वैक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ए बी वैक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओ बी वैक्टर क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात? तो बेटा आर वेक्टर कितना जाएगा, R2 माइनस R1। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर से आप यदि सब्ट्रैक्ट करोगे, देन डेफिनेटली यू विल गेट द, व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है क्या बात? ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज इट? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना? ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या बात?
और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, मैंने लिखा दिया वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो भी मीटर ही होता है। स्मॉल एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला इसका एल ब्रैकेट में होता है। आगे बात समझ में। सो दिस इज द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लिया इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऐसे करके है, मान लेते हैं ये है ए पॉइंट है और ये फाइनल बी पॉइंट है, और ये कैसे मूव करता हुआ, ऐसे मूव करता हुआ आता है। क्लियर है क्या बात। तो ये तो हो गई बेटा पाथ लेंथ। अब ए के जो कोऑर्डिनेट है, मान लिया इसके कोऑर्डिनेट क्या 1, 2, 1 है, और फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है बेटा 2, -1, 1 है। क्लियर है क्या बात। तो बेटा इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना होगा, ये तो ओ लिख लें। R1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 1 i कैप 2 j कैप प्लस 1 k कैप आए ना। 1 2 1 1 i कैप 2 j कैप 1 k कैप। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आएगा बेटा R2 वेक्टर। व्हाट इज R2 वेक्टर इज 2 i कैप -1 j कैप प्लस 1 k कैप। क्लियर है क्या बात। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, इसलिए r की वैल्यू जो होगी वो R2 माइनस R1 वेक्टर होती है। ये ध्यान रखना ना इससे, R2 माइनस R1। तो बेटा R2 कितना है, R2 तो ये है कितना 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस R1 इज व्हाट 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 1 k कैप। 1 को आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, जब आप घटाओगे तो 2 i कैप माइनस i कैप 1 i कैप -1 -2 -3 j कैप और माइनस k से k उड़ जाएगा। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है क्या बात। कभी कभी आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वो पूछ सकता है। तो कितना लिखेंगे बेटा 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, है ना। ये a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं आता है तो आप ध्यान से सुनो। अच्छा पहले इसे सॉल्व कर दें। कितना हो जाएगा 1 + 9 = √10 इज द डिस्प्लेसमेंट, √10 मीटर। कैसे किया हुआ है देखो बेटा ध्यान से। ए वेक्टर को यदि a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, ax लिखो, ay और az ऐसे कोई वेक्टर लिखा हुआ है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ऐसे लिखा हुआ है। तो यदि आपको इसका मॉडुलस निकालना है यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड में क्या निकालते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड में जो निकालते हैं हम √, i का जो कॉफिशिएंट है ax का स्क्वायर, y का जो j का जो कॉफिशिएंट है ay स्क्वायर, k का कॉफिशिएंट az स्क्वायर रख देते हैं। तो वेक्टर a ऊपर वाला है और दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या बात। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, इसका आपको यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे, i का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 स्क्वायर है और यहाँ 3 स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 3 × 9 और 5 √14 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट of the particle from initial to final position. So this is the thing. So what is the displacement? Displacement is nothing but the line joining initial to final position vector, है ना। तो initial position vector दे दिया, final position vector दे दिया है, दोनों को R2 माइनस R1 कर दोगे तो आपका क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है। एक बार बेटा इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो फार वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज काइनेमेटिक, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रेस्ट एंड मोशन, देन पोजीशन वेक्टर, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए थोड़ा से क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लेते हैं ये हमारा ऐसे करके कोई पाथ है ना। तो कोई व्यक्ति है, इफ ए कार स्टार्ट, क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स बी एज शोन इन फिगर, देन मूव
30 मीटर फ्रॉम B टू C, क्लियर है के बाद देन इट मूव 10 मीटर फ्रॉम, देन इट मूव 20 मीटर फ्रॉम C टू D, ऐसे करके आ गई बात समझ में, ऐसे करके चलो बस C तक ही मूव करा दो, ऐसा करो C तक ही मूव करा दो। A से स्टार्ट होता है B की तरफ, B से स्टार्ट होता है C की तरफ। व्हाट यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस एंड सेकंड क्या, डिस्प्लेसमेंट। नहीं आई बात समझ में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, है ना, या पार्टिकल या पर्सन। तो देखो बेटा डिस्टेंस क्या होती है, डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने डिस्टेंस की, डिस्टेंस की डेफिनेशन आपको बताई थी, डिस्टेंस इज नथिंग बट द पाथ लेंथ। क्लियर है क्या बात, डिस्टेंस इज नथिंग बट द पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितनी है बेटा, देखो A से B गया तो ये पाथ ट्रेवल करा, B से C गया तो ये पाथ ट्रेवल करा। नहीं आई बात समझ में, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, बता सकते हो, डिस्टेंस इज नथिंग बट 30 मीटर प्लस 30 मीटर, 30 मीटर प्लस 30 मीटर। कितना आंसर आ गया बेटा, दिस इज द 60 मीटर आंसर। क्लियर है क्या बात। जबकि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, याद करो, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल कहां पर है, पार्टिकल या पर्सन, A पर है, फाइनली कहां पहुंचा, C पर। उसने रास्ते में क्या किया, रुका नहीं रुका, किधर गया, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को मिला दो, यानी कि A को और C को मिला दिया हमने। तो यही जो होगा यही क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब देखो ये तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, 30 है और ये 30 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो ये लेंथ कितनी आएगी बेटा, √30² प्लस 30²। क्लियर है क्या बात। तो कितना जाएगा, 30√2। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 30√2 मीटर। क्लियर है क्या बात। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या बात। नाउ वी डू सम मोर एग्जांपल ऑन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। क्लियर है क्या बात। और ये इनिशियली एक पर्सन A पर है, क्लियर है के बाद ये पॉइंट B पर है। तो क्या करता है, पर्सन ए स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट A एंड रन अलोंग द circumference of the circle and reaches at point B, at point C, at point D and again at point A। क्लियर है क्या बात। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन सुन लो पहले। ए पर्सन A स्टार्ट करता है A से, और जब वो B पे पहुंचा है, जब वो C पे पहुंचा है, D पे पहुंचा है और अगेन वो A पर पहुंच जाए। व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन व्हेन it reaches at first, it reaches at B, second it reaches at C, third it reaches at D, fourth again it reaches at A। क्लियर है क्या बात। A से स्टार्ट करता है, कहां से स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम A, है ना, प्रॉपर लिख लेना बेटा क्वेश्चन। A से स्टार्ट करता है। तो देखो जब वो A से स्टार्ट करेगा, ध्यान से देखो, जब वो A से स्टार्ट करेगा ऐसे करके घूमेगा, है ना, यहाँ पे A है और कैसे ऐसे ऐसे गति करता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा, B पे पहुँच जाएगा। तो बेटा फर्स्ट केस में जब वो B पर पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है, तो पाथ लेंथ कितनी कवर करी उसने, पूरे सर्किल की जो लेंथ होती है सर्कमफेरेंस की कितनी होती है, 2πr। और ये कितनी हो गई, A से B, ये तो क्वार्टरी सर्किल हो गया। तो बेटा इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो, डिस्टेंस हो जाएगा, इट वुड बी इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है क्या बात। ये डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय 4 यानी कि कितनी हो जाएगी, πr/2। और r की वैल्यू कितनी है बेटा, रेडियस की वैल्यू 500, तो π × 500/2 इज इक्वल टू 250 पाई मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से लेके यहां तक ये जो लेंथ आई है, ये पाथ लेंथ इज कॉल्ड कितनी है, ये 250 पाई मीटर आया है। तो बेटा डिस्टेंस कितनी हो गई, 250 पाई मीटर। कब, जब वो A से B पे पहुंचे। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता दो आप मेरे को, है ना। डिस्प्लेसमेंट
बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या था ए पर, फाइनल कहाँ पर पहुंचा बी पर। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो बीच में किधर किधर घूम घाम के गया, हमें तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देना है। दिस इट वुड बी कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब देखो ये कितना है आर, ये कितना है आर, ये 90 डिग्री, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से जैसे इसमें लगाया था 30 30 30 √2 आ गया था आंसर। तो इसमें कितना जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा √r² प्लस r² इज इक्वल टू r√2, और r की वैल्यू कितनी है 500 √2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कितना आया डिस्प्लेसमेंट, 500 √2। एक बार कॉपी कर लो इसे। अब दूसरा पॉइंट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेकंड पॉइंट में जब वो सी पे पहुंचे। सी पे कैसे पहुंचेगा, मान लिया सर्किल है और ए से स्टार्ट करा और बेटा ऐसे 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 गति करता हुआ कहाँ पे पहुंच गया बेटा, सी पे पहुंच गया। तो बेटा डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस तो ये पाथ लेंथ हो गई, तो बेटा डिस्टेंस कितनी होगी इस केस में, डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू कितना, ये कितना था 250 पाई है ना, ये कितना था 250 पाई, और ये भी कितना होगा 250 पाई, तो कितना हो जाएगा 250 पाई एंड 250 पाई कितना हो गया बेटा 500 पाई मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकाल लो है ना, ऐसे करके। या देखो 2 पाई आर तो टोटल होता है, डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो पाई आर आ गया ना, आर की वैल्यू कितनी है 500 मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर है के बाद व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी ए से जोड़ा और सी को मिला दिया, और कैसे ऐसे कर दिया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये कितना था आर और ये भी कितना है आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r और r की वैल्यू कितनी है 500 एंड दिस इज 1000 मीटर इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। नहीं है ये बात समझ में, यू कैन कॉपी दिस। नाउ वी मूव टू द थर्ड पे क्या है, जब वो डी पर आ जाए, ए से घूमता हुआ जब वो डी पे आएगा, आप तो कर लोगे कैसे, जब वो डी पे आएगा तो इतना पाथ लेंथ और चलेगा, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, दिस लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस 250 पाई 250 पाई 250 पाई, ये भी कितना हो जाएगा 250 पाई। तो बेटा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो, डिस्टेंस हो जाएगा 250 250 250 750 पाई मीटर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है ए, फाइनल पोजीशन क्या है डी, मिला दो इसे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट है ना। डायरेक्शन तो उसने नहीं पूछी, उसने मैग्नीट्यूड ही पूछा है। यदि ये आर है ये आर है तो बेटा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और ये कितना होगा r√2, तो बेटा कितना हो जाएगा r√2, यानी 500 √2 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। आगे बात समझ में। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है के बाद चौथा पार्ट करते हैं। व्हेन इट रीचेज अगेन एट ए पर पहुंच गया, ऐसे ये घूमता घूमता ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया और फिर से ए पर ही पहुंच गया। नहीं आई बात समझ में, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस तो इसने पूरा कितना कर लिया बेटा 2 पाई आर, यानी 2 पाई इंटू 500 इज इक्वल टू 1000 पाई मीटर इज द करेक्ट आंसर है ना। या 250 250 250 और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 250 पाई है ना, तो 1000 पाई आएगा। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना फॉर न्यू स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जहां से चला वहीं पे पहुंच गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी 0। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन दिस केस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसलिए मैंने आपको इसमें सारे के सारे पार्ट कराने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। कैसे, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि ये कोटा शहर है, दिस इज अ कोटा एंड दिस इज जयपुर। क्लियर है क्या बात, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा 160 किलोमीटर है। ऐसे करके 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर लगभग मान लेते हैं है ना। तो एक कार चलती है कोटा से और फिर कहाँ जाती है, जयपुर पहुंच जाती है, और जयपुर से वापस कोटा आ जाती है। नहीं आई बात समझ में, कोटा से चली
जयपुर गई, जयपुर से चली कोटा वापस आ गई। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। तो व्हाट इज डिस्टेंस, डेफिनेशन क्या है डिस्टेंस की, द पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस। पाथ लेंथ, कितनी पाथ लेंथ कवर करी, 160 तो ये और बेटा 160 ये, तो कितनी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस इज नथिंग बट कितनी, 160 प्लस 160 बराबर 320 मीटर इज द डिस्टेंस। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, क्या होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कॉन्साइड कर रहे हैं, जहां पर था वहीं पर आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 0। नहीं आई बात समझे, जैसे आप मेरे को देखिए, यदि मैं इस पोजीशन पर हूं, ऐसे करके ऐसे घूमता हूं और वापस घूम करके इसी पोजीशन पर आता हूं, तो मैंने डिस्टेंस तो कवर कर लिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा मेरा, 0 हुआ। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दैट पर्पस। क्लियर है क्या बात, इस तरीके से आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, है ना। दिस द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको एक स्पेशल ट्राइंगल बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेशल ट्राइंगल, उसका बहुत काफ़ी यूज़ होता है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल ट्राइंगल, है ना। बेसिक मैथ में भी हमने पढ़ाया था, फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे नए ज्वाइन करते हैं, नया देखते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। स्पेशल ट्राइंगल है जिसमें आप साइन 37, कॉस 37, टेन 53, साइन 53, कॉस 53 इत्यादि की वैल्यूज़ निकालते हो, तो वही स्पेशल ट्राइंगल है। कैसे याद रखना है आपको, कि आपको क्या करना है, एक छोटी साइड बनानी है तो मतलब वो दिखना भी चाहिए, और फिर एक उससे बड़ी, ये छोटी ये बड़ी, और जब आप इसे मिला दोगे तो राइट एंगल होगा, जब आप मिला दोगे तो ये उससे बड़ी, क्योंकि जो हाइपोटेनियस होती है वो तो साइड से हमेशा बड़ी होगी, तो जो छोटी होती है वो उसे 3 मीटर लिख लो या 3 लिख लो, उससे बड़ी को 4 लिख लो, उससे बड़ी को 5 लिख लो। नहीं आई बात समझ में, क्या करना है, एक साइड बनानी है, फिर उससे बड़ी साइड, फिर उससे बड़ी साइड बनानी है ना। ऐसा नहीं करना है कि ये है और ये है और ये है, सर ये भी 3 ये भी 3, अबे दिखने में भी वो 3 और 4 का लगना चाहिए, ये 3 और 3 बराबर ही लग रहे हैं। नहीं आई बात, ये 3 है और ये 4 है, जबकि देखने में कैसे लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, तो दिखने में भी अंतर आना चाहिए। अब देखो, छोटी साइड के सामने वाला एंगल दिखने में भी आपको छोटा लग रहा है, और बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है और देखने में भी बड़ा लगता है। तो ये स्पेशल ट्राइंगल है, जो छोटा एंगल होता है वो 37 डिग्री होता है, और जो बड़ा एंगल होता है वो 53 डिग्री होता है। क्लियर है के बाद, तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन 37 की वैल्यू कितनी, साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 37 की वैल्यू बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नहीं आई बात समझ में, टेन 37 की वैल्यू बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4, ऐसे करके निकाल लेंगे। नहीं आई बात समझ में, जबकि यदि आप साइन 53 की वैल्यू लिखोगे, इससे साइन 53 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 53 की वैल्यू यदि आप लिखते हो उससे, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। अब टेन 53 की वैल्यू लिखते हो बेटा आप, तो टेन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नहीं आई बात समझ में, इस तरीके से आप इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, हो सकता है आपको वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो समझ में ना आए, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, साथ में याद भी हो जाए। जैसे कि तो हमने बेटा क्या देखा कि इस स्पेशल ट्राइंगल की हेल्प से कभी कभी आपको क्या आती है, जैसे cos 37 या tan 53 की वैल्यू निकालने के लिए आ गई, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ट्राइंगल बना लेना स्पेशल। कैसे कि एक छोटी साइड बनाना, फिर उससे बड़ी साइड बनाना, और उससे फिर बड़ी साइड बनाना, 3 4 5 ऐसे करके हो गया ना। अब देखो, देखने में ही एंगल छोटा लग रहा है, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। ये छोटा एंगल है, छोटी साइड के सामने का, स्मॉल साइड के सामने का एंगल स्मॉल 37, और ये बेटा एंगल कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। अब देखो cos 37 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको याद नहीं रखना इन्हें,
लेकिन इतना याद करना है कि इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको याद हो जाए। तो बेटा cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस 4/5 आ गई। ठीक है, अब जैसे tan 53 की वैल्यू निकालनी है, तो tan 53 कितना हो जाएगा बेटा, tan 53 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 4 हो गया एंड दिस इज 4/3। क्लियर है क्या बात। ऑल्सो cos 37 इज इक्वल टू sin 53, ये होता है sin 90 माइनस थीटा। tan 53 इज इक्वल टू cot 37। इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो स्पेशल ट्राइंगल की हेल्प से आप जब भी आप sin 37, 53, cos 37, cos 53, tan 37, tan 53 की वैल्यू आए तो शुरू में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ट्राइंगल को बना करके ही निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको धीरे धीरे इन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सब ये क्या हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से है ना। तो अब देखो दूसरा, एक तो स्पेशल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं और आपको बताता हूं जिसमें आपको अभी तक तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट निकाला है उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन में निकाला है, अभी तक केवल उसमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन तो निकाली नहीं है, लेकिन कभी कभी वो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी दे देता है और वो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन देता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरह। कैसे कि ज्योग्राफिकली यदि हम देखें तो यदि हम इसे ईस्ट लिखते हैं तो वेस्ट नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ऐसे करके होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे करके लिखते हैं। तो देखो अगर जो मान लिया ये हमारा ओरिजिन है या हमारा इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट यहाँ पे आ गया, और मान लिया ये डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना, मान लेते 50 मीटर आ गया, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है ना, OP फाइनल। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, OP 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो हम इसे लिखने का तरीका क्या होगा, 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन इज 50 मीटर 30 डिग्री, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। कैसे, जो जिस एंगल से, जैसे ये 30 डिग्री है, एंगल किससे टच है, ईस्ट से टच है, तो जो ईस्ट है वो बाद में आएगा और जिससे टच नहीं है वो क्या आएगा, वो पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि भाई ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। क्लियर है क्या बात। अब मान लेते हैं ये है, जैसे मान लिया 20 मीटर है और ये कितना है बेटा 60 डिग्री है, ऐसे करके। नहीं आई बात समझ में। तो इसे क्या लिखेंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना 20 मीटर, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे 60 डिग्री, किधर है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, किससे टच नहीं है, वेस्ट से टच नहीं है। किससे टच है बेटा, एंगल नॉर्थ से टच है, जिससे टच है वो बाद में आएगा, जिससे टच नहीं है वो पहले आएगा। 60 डिग्री डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। अब जैसे मान लेते हैं ये है, ये आपका ऐसे करके है ना, ये कितना है मान लेते हैं 30 डिग्री दे रखा है ऐसे, है ना। तो और ये आ गया मान लिया 15 मीटर है, O और Q है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसके लिए क्या लिखेंगे 15 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज ये डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो भी होगी लिखने का तरीका है 15 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और एट 30 डिग्री, और किससे टच है बेटा, ये ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो आएगा टच किससे, ईस्ट से, तो पहले क्या आएगा साउथ, क्या लिखेंगे साउथ ऑफ ईस्ट। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात ये है, अच्छा ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे कि मान लीजिए 20 मीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ है, तो ध्यान से देखो इसे दूसरा, ये 30 डिग्री नहीं होगा क्या, तो यदि आप इसे 60 डिग्री के टर्म में लिख रहे हो तो 30 डिग्री के टर्म में भी लिख लोगे। कैसे लिखोगे कि 20 मीटर एट 30 डिग्री, बेटा 30 डिग्री ये किससे टच है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, किससे टच है, वेस्ट से, तो क्या आएगा पहले नॉर्थ ऑफ वेस्ट, दोनों का मतलब सेम ही है। आ गई बात समझ में। जैसे कि ये 15 मीटर लिखा हुआ है और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो बेटा 60 डिग्री जो एंगल है वो साउथ से टच है और साउथ और ईस्ट के बीच में, तो हम और इसे क्या लिख सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज 50 मीटर एट 60 डिग्री, है ना। किससे टच नहीं है, ईस्ट,
ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, दोनों का मतलब सेम होता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट, अगर जो एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री आ जाता है, जैसे कि ये नॉर्थ एंड वेस्ट है और कोई डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान लिया 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल कितना है 45, तो ये भी कितना होगा बेटा 45। क्लियर है क्या बात? तो जब स्पेशली एंगल 45 हो, यानी नॉर्थ और वेस्ट के जस्ट बीच में हो, तो उसे क्या बोलेंगे 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इन 30 मीटर एट नॉर्थ वेस्ट। बीच में आता है तो उसमें एंगल नहीं मेंशन करते। एंगल नॉर्थ वेस्ट का मतलब दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है इसके जस्ट बीच में। जैसे मान लिया ये ईस्ट और साउथ है, नहीं वेस्ट और साउथ ये मान लेते हैं, और इसके जस्ट बीच में है, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया, और मान लिया ये 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे बेटा 45 है साउथ वेस्ट में, या वेस्ट साउथ भी बोल सकते, साउथ वेस्ट में क्या लिखेंगे इस वाले डिस्प्लेसमेंट को 100 मीटर, है ना, कितना है बेटा 100 मीटर साउथ वेस्ट, 100 मीटर एट साउथ वेस्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 मीटर साउथ वेस्ट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द एंगल when the east west direction are given like this। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम इसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के टर्म्स में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखो बेटा, इफ ए कार स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट and after moving 30 kilometer it turned to left and moved further for 30√3 kilometer. Find the distance and displacement of the car। क्लियर है क्या बात? ध्यान से सुनो कैसे, कि एक कार, ये तो मान लेते हैं दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन दोबारा से चेक कर लो। ए कार मूव फ्रॉम ओरिजिन टू ईस्ट, मूव्स फॉर 30 मीटर एंड मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड फर्दर इट मूव्स 30√3 किलोमीटर एंड स्टॉप। देन यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको बेटा, यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, ऑल्सो यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या बात? तो देखो कैसे कैसे करेंगे, ये 30 है और ये 30√2 है, तो बेटा डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, है ना, डिस्टेंस इज द पाथ लेंथ, तो ये तो 30 और ये 30√3, तो टोटल कितना आ गया 30 + 30√3 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा बेटा 30 और 30, तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा 30² + 30√3 का स्क्वायर, कितना जाएगा 30 × 2 आ जाएगा 60 किलोमीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? वैसे तो वो डायरेक्शन नहीं पूछता है ना, क्योंकि डायरेक्शन पूछता है तो टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है, लेकिन यदि वो डायरेक्शन पूछ लेगा तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द एंगल। जैसे कि इसे मान लिया थीटा मान लेते हैं, तो देखो इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना आएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30√3 अपॉन 30, कितना आ गया √30, तो √3 कितना होता है बेटा tan 60, तो थीटा एंगल कितना आ गया, तो ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। अब देखो कैसे लिखना है अपने को, कि पहले कार तो यहाँ पे थी, अब कार यहाँ पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 किलोमीटर और ये एंगल है 60 डिग्री। ये है ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो कितना लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट 60 किलोमीटर एट, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर एट 60 डिग्री। किससे टच है ये, ईस्ट से टच है, नॉर्थ से टच नहीं है, तो नॉर्थ पहले आएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? या आप ये 30 डिग्री इसे ऐसे लिख लो, इसे कैसे लिख सकते हैं, और 60 किलोमीटर एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ भी हम इसे लिख सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर दिस आंसर। क्लियर है क्या बात? एक क्वेश्चन और लिखो, इफ ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, if a person starts from origin and moves towards west
for 30 kilometer and then turn towards right and again move 30 kilometer, and then it turns to left and moves 10 kilometer again and stop. Find the distance and displacement of the person. क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर देता हूं. क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से सुनो. क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एंड इट मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन इट मूव्स टुवर्ड्स राइट. जैसे पर्सन इधर चल रहा है, पर्सन बेटा ऐसे चल रहा है, तो उसका राइट किधर है, इधर, तो इधर मूव कर जाता है. एंड देन इट फर्दर मूव 30 किलोमीटर. आफ्टर मूविंग 30 किलोमीटर, अब पर्सन ऐसे चल रहा है, इट मूव्स लेफ्ट, कितना 10 किलोमीटर और चल जाता है ना. तो ओ से स्टार्ट करता है, ओ से स्टार्ट करता हुआ ए पे आ जाता है, ए से स्टार्ट करता हुआ बी पे आ जाता है और बी से स्टार्ट करता हुआ सी पे आ जाता है. तो अल्टीमेटली ओ से स्टार्ट होता है बेटा और सी पे पहुंच जाता है. तो आपको डिस्टेंस बतानी है सबसे पहले. तो डिस्टेंस तो हम बता देंगे आसानी से बेटा, कितना होगा 30 10 है ना, 30 10. पाथ लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस. कितना आ गया बेटा 70 किलोमीटर. नाउ वी कम्स टू द डिस्प्लेसमेंट. What is displacement? Line joining initial to final position is the displacement. आगे बात समझ में, यानी देखो कैसे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को आप जोड़ दोगे, यानी कि इसे जोड़ दोगे ऐसे करके, O से C को जोड़ दोगे, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. देखो अब ध्यान से देखो, मैं इसे थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ, है ना. ये हो गया आपका, ऐसे करके हो गया ना. तो ध्यान से देखो कि अगर जो आप इसे इस तरीके से लिख लेते हो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये वाली. पहले ये देखते हैं, ये तो आसान है. ये कितनी होगी 30 किलोमीटर, है ना. और जबकि ये है 30 और ये है 10, तो कितनी हो जाएगी टोटल 40 किलोमीटर. क्लियर है क्या बात. तो बेटा इधर तो डिस्टेंस हो गई है 30 किलोमीटर और इधर डिस्टेंस हो गई ये हो जाएगी 40 किलोमीटर और ये कितनी हो जाएगी बेटा 30 किलोमीटर. तो इसे O मान लें और इसे C मान लें, तो डिस्प्लेसमेंट ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 30 किलोमीटर. तो अच्छा वाला ट्राइंगल मिल गया, 3 4 5 वाला ट्राइंगल बोलो या 30 40 50 वाला ट्राइंगल बोलो, 30 40 50, है ना. तो किलोमीटर. अब देखो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, √30² प्लस 40 स्क्वायर से, है ना. 900 प्लस 4 चौक 1600 इज इक्वल टू √2500, कितना जाएगा 50 किलोमीटर. तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50 किलोमीटर. नहीं आई बात समझ में. अब डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट है एट एंगल भी तो लिखना है. देखो ट्राइंगल कितना बन गया 30 40 50. ध्यान से देखना बेटा, इधर लिख देते हैं. यह है कितना 30 40 50. नहीं आई बात समझ में. अरे 30 40 50 का रेशियो कहो 30 40 या 10 से डिवाइड कर दो तो 3 4 5 वाला ही बन गया ना. क्लियर है क्या बात. तो एंगल बता सकते हो कितना आएगा, 3 के सामने वाला एंगल छोटा एंगल 37 डिग्री. तो बेटा एंगल कितना आ गया 37 डिग्री आ गया. तो 50 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट एट एंगल 37 डिग्री. अब लिखना है हमें ये क्या है ईस्ट वेस्ट और दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो ये जो एंगल है वेस्ट और नॉर्थ में है, लेकिन ये एंगल जो बताया ये हमने किससे टच करा रखा है वेस्ट से. तो पहले कौन सा आएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट इज द करेक्ट आंसर. और कैसे लिख सकते 50 किलोमीटर एट, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 53 और ये क्या है नॉर्थ और ये क्या है बेटा वेस्ट. तो किससे टच है 53 नॉर्थ से, वेस्ट से टच नहीं है. तो 53 वेस्ट ऑफ नॉर्थ आ जाएगा. ऐसे करके लिख लेंगे. सो दिस इज द वे हाउ टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन ए ज्योग्राफिकल नोटेशन. ठीक है, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन दे रखी होगी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आपको इस तरीके से टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का लिख देना है. क्लियर है क्या बात. अच्छा अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैसे हेक्सागन का, है ना, हेक्सागन. क्लियर है क्या बात. तो सबसे पहले एक तो आप चीज़ याद रख लो हेक्सागन के बारे में
हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 की 6 साइड बराबर होती हैं उसे हम हेक्सागन बोलते हैं। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके ये। सो दिस इज द हेक्सागन, ये हो गया सेंटर हेक्सागन का। क्लियर है क्या बात। अब देखो इसकी साइड यदि ए है, ईच साइड ऑफ हेक्सागन इज ए, ठीक है बात। तो देखो यदि एक साइड है तो ध्यान से देखना, ऐसे करके ये हेक्सागन है ना, यदि मैं इस साइड को देखूं, है ना, या इस वाली साइड को देखूं, ये दोनों साइड बराबर नहीं होंगे क्या, ये वाली साइड बराबर होगी, साथ में ये वाली साइड भी बराबर होगी। तो ये 1 2 3 ये जो तीनों लाइन है ये इक्वल लेंथ की होंगी। क्लियर है क्या बात। आवाज बंद करा क्या। और ए अगर जो इसकी साइड ए है और इसकी साइड ए है, तो बड़ी वाली जो साइड है उसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी बेटा, 2a होगी। और इसकी भी साइड कितनी होगी, 2a, इसकी भी साइड लेंथ कितनी होगी, 2a। यानी कि ये जो बड़ी वाली लेंथ होती है ये और ये इक्वल लेंथ की होती हैं। और अगर जो साइड की लेंथ a है तो इनकी लेंथ कितनी होगी बेटा, 2a होगी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, अच्छा अब ध्यान से देखो, हेक्सागन ट्राइंगल में आप ध्यान से देखो कि यदि मैं, अच्छा नहीं बना, ऐसे बनाओ, यदि मैं इस हेक्सागन में ये वाली ट्राइंगल, इसमें देखो इधर यहां पे बनाते हैं अपन, ये हेक्सागन है, दिस इज द हेक्सागन, नाउ इट इज लुकिंग बेटर, है ना। अब यदि मैं इस साइड को मिला दूं, ये वाली साइड, या इस साइड को मिला दूं, या इस साइड को मिला दूं, तो क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम नहीं होगी, हाँ होगी। तो कितनी होगी बेटा, ये a है, if each side of the hexagon is a, then it would be a√3। आपको ये याद रखना है। क्या करना है, आपको याद रखना है। दूसरा, ये आएगा कैसे, मैं ये भी बताता हूँ। क्लियर है क्या बात। तो देखो पहले मैं इस पे सवाल करा देता हूँ, उसके बाद आप इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। तो ये जो बड़ी वाली लेंथ होती है 2a होती है, तीनों की तीनों एक जैसी होंगी, और ये वाली तीनों लेंथ एक जैसी होंगी और a√3 होंगी, है ना। तो पहले बेटा एक क्वेश्चन लिख लो इस कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। देखो इफ ए पर्सन, क्वेश्चन सुनो, इफ ए पर्सन स्टार्ट मूविंग ऑन ए हेक्सागन ऑफ साइड हाफ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर 500 मीटर। साइड कितनी है बेटा, हेक्सागन की साइड है 500 मीटर। इफ ए पर्सन स्टार्ट मूविंग ऑन ए हेक्सागन ऑफ साइड ऑफ 500 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, find the distance and the displacement of the person when it reaches at, first it reaches at B, second it reaches at C, third it reaches at D, it reaches at E, it reaches at F, it reaches at again A। नहीं आई बात समझ में। पर्सन स्टार्ट करता है कहां से मूव करना, ए से, और कहां पे पहुंच जाता है, पहले केस में बेटा बी पे पहुंच जाता है ना। तो जब वो ए से बी की ओर मूव करता है तो बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नहीं बता सकते, डिस्टेंस, है ना। देखो डिस्टेंस ए से बी, पाथ लेंथ कितनी है, 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन कितना है, 500 मीटर। नहीं आई बात समझ में। अब सेकंड में क्या है बेटा, ए से जब वो पहुंचे सी पे, यानी पहले यहां पे चला और फिर कहां चला, यहां पे पहुंच गया, तो ये 500 मीटर है, ये भी 500 मीटर है। तो बेटा पाथ लेंथ कितनी हो गई, ए बी प्लस बी सी। तो बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी इस केस में 500 प्लस 500, यानी कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर, 1000 मीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी ए को आप सी से मिला दो
और मैंने क्या बताया था बेटा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, और कितने की लेंथ होगी बेटा, a√3, यानी कितना हो जाएगा 500√3। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 500√3 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। दूसरा, अब डी पे, थर्ड देखो, व्हेन इट रीचेज एट डी, यानी ए टू डी, बेटा ए टू बी, बी से सी, सी से डी, ये और चल गया 500 मीटर। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस टोटल हो जाएगी कितनी, पाथ लेंथ 500 प्लस 500 प्लस 500, यानी कि 1500 मीटर। बट व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, यानी ए और डी को मिला दो, मिला दिया, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। और मैंने क्या बताया था आपको कि जब ये हेक्सागन होता है ऐसे करके, तो ये और ये तीनों बड़ी बड़ी साइड है एक जैसी होंगी, और कितनी होंगी, ये ए है तो ये 2a होगी, यानी कि 500 है तो ये कितना होगा, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, कितना आ गया बेटा, 1000 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, 1000 मीटर। नहीं आई बात समझ में। फोर्थ केस में देखो, जब वो ई पर पहुंचेगा तो ये लेंथ और आ जाएगी, तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कहाँ से, ए टू डी, ए टू ई, ऐसे 500 500 500 500 और तो कितना हो गया ये 2000 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाली लाइन, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर नहीं थी क्या, हाँ बराबर थी, और ये कितनी है बेटा 500√3 मीटर। क्लियर है क्या बात, तो कितनी हो जाएगी 500√3 मीटर। क्लियर है क्या बात, कॉपी कर लो, है ना, कितने आ जाएगी ये 500√3 मीटर। अब मान लेते हैं वो एफ पे पहुंच जाता है, जब वो एफ पे पहुंच जाएगा, है ना, फिफ्थ केस में, कहाँ, ए से एफ, तो बेटा आप तो डिस्टेंस बता दो यार, कितनी होगी डिस्टेंस। अब क्या लिखूं मैं इसमें 500 और जोड़ दो, कितने हो गए 2500 मीटर। बेटा डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते, बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जब वो यहाँ, ये तो इनिशियल है और ऐसे घूमता घामता यहीं पे आ गया, तो इसे जोड़ दो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 500 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर। सिक्स्थ में, व्हेन इट रीचेज अगेन एट ए, जहां पर था घूमता यहां से चला, यहां चला, फिर यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया कितना, 0, अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। जबकि इस केस में बेटा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 500 और जोड़ दो, 3000 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हेक्सागन के लिए स्पेशली आप डायरेक्ट याद रखोगे, है ना। ए है साइड, तो सबसे बड़ी वाली साइड जो होती है 2a होती है, और ये a√3 होती है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसकी ये a और √3a, 2a और √3a कैसे आती है ना। डेरिवेशन भी तो आना चाहिए, ऐसे थोड़ा ना है कि रटा दिया बस रट लो। अरे रटना नहीं है, फिजिक्स में समझ करके रटना है ना। याद तो होना ही चाहिए क्योंकि अपने के पास टाइम कम होता है, लेकिन समझ करके याद होना चाहिए। देखो आप, मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो बेटा, कि जैसे ये हेक्सागन है ना बेटा, ये हमारे पास हेक्सागन है ये, और इसकी साइड A है और ये साइड A है, ये इसका सेंटर है, ऐसे करके। तो आप मेरे को ये बता सकते हो, ये टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएंगे ना। सारे एंगल कितने होंगे, ये 60 के होंगे, जब तो कितना बनेगा, ये 360 डिग्री बनेगा ना, बनेगा। तो ईच एंगल इज 60 डिग्री। दूसरा, ये साइड और ये साइड बराबर होती है और ये भी साइड इसके बराबर होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। हर एक एंगल इस टाइप से क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अपने को क्या निकालना है, ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा एंगल साफ कर देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखा रहने देना, है ना, ऐसे करके। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, एक तो ये हो गया, तो ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो, हमें निकालना है ये डिस्टेंस, आगे बात समझ में। अब एक इस पे इस तरीके से इसे आगे बढ़ा दो, है ना। जब ये 60 था, ये 60 था, तो ये भी तो 60 ही होगा ना, होगा। अब ये 60 है, अब देखो ये 60 है, तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं y मान लूं, और
ये तो हो गया हमारे पास, इतनी तो डिस्टेंस हो गई a, और इसे थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, x मान लूँ, है ना। तो इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल CBB डैश, है ना, इस वाले ट्राइंगल में क्या लगा दूं, sin 60 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इससे y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो y की वैल्यू आ गई। अब इसमें cos 60 लगा दो, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी a। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, a इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। नहीं आई बात समझ में, तो ये कितने आ गए बेटा, a/2। तो ये y की वैल्यू आती है a √3/2, और ये टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी, a प्लस a/2 कितना 3a/2। ये कितना आ गया 3a/2। अब इस ट्राइंगल में देखो बेटा, ये ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो ये निकल जाएगा ना हमारे पास, कितना जाएगा ये आ जाएगा AC इज इक्वल टू रूट ओवर कितना लिखूं, 3a/2 का स्क्वायर प्लस ये कितना है बेटा, a √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट कर लो। तो a/2 तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा देखो, अंदर बचेगा 9 और प्लस 3, 9 3 12 और 4 3 12, तो a √3 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, a √3 आ गई। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी आ गई, a √3 आ गई। यही तो मैंने बताया था आपको, है ना। तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, सब तीनों लगभग बराबर, लगभग क्या होती ही है बराबर, कितनी, a √3। आगे बात समझे। अब तो a √3 अब हमारी ये वाली डिस्टेंस रह गई निकालने के लिए। इसके लिए मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ एक बार, देखो ध्यान से, है ना। ऐसे करके ये सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो। ये तो हमारे पास a √3 है ऐसे करके, है ना। और यदि मैं इसे मिलाऊं तो ये एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और दूसरा ये टोटल था, देखो ये 60 था ना, ये भी 60 था, तो ये भी 60 होगा। और ये कितना था, 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। देख लो अब आप, है ना। तो ये a √3 है और ये साइड कितनी है, a। तो बेटा इस वाले ट्राइंगल में ABCD, ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल, क्या, इन ट्राइंगल, क्या लिखूं, ACD, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस वाले ट्राइंगल में। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो AD आ जाएगा ना, AD बराबर रूट ओवर कितना, a √3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a कॉमन लेके 3 + 1 4 आ जाएगा 2a। तो AD की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2a। यानी ये वैल्यू कितनी होती है, 2a, और ये वैल्यू कितनी होती है, 2a, और ये वैल्यू भी कितनी होगी, 2a। तो यही तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। क्लियर है क्या बात। तो आपको इस तरीके से हेक्सागन की प्रॉपर्टीज को याद रखना है। आता कैसे है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कराया, और बहुत ही शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बात। तो कॉन्टिन्यूसली आप वॉच करते रहिए, है ना। यदि कोई भी आपको इसमें दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिएगा, है ना। यदि आपको इसके बाद भी, समझाने के बाद भी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।